Hello students, so once again we are here and this time we are here for class 12th and in the last class we have just studied colligative property and the first colligative property was relative lowering of vapor pressure। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा हुआ था कि जितनी भी colligative प्रॉपर्टी हैं सबका पर्पज एक ही है, क्या कि आप जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें मिलाया गया है उसका अमाउंट कितना है, कहने का अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो आपने देखा होगा कि शायद लास्ट colligative प्रॉपर्टी से हमने क्या फाइंड आउट किया था, मोलर मास फाइंड आउट किया था किसका, सॉल्यूट का। क्लियर, बात समझ में आ रही है। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस दिन लिखी हुई थी और हमने बताया था आपके पास कि इन चारों का अपना अलग अलग प्रोसेस है अमाउंट फाइंड आउट करने का, बट रिजल्ट सबसे सेम ही आना है। रिजल्ट सबसे क्या आना है, जो मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का। तो पहली हमने पढ़ ली थी, क्लियर। सेकेंड हमें आज पढ़नी है और नाम क्या है उसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कि जैसे सपोज करिए घर में सब्जी बनती है, क्लियर, मम्मी बनाती है, बोले सर कोई नई बात नहीं, ओके। इसमें देखते हैं अभी क्या है। नॉर्मल जो वाटर होता है आपके पास, जब आप उसको गैस में रखते हो, क्लियर, इस स्टोव में, तो जब उसको आप हीट करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर फॉर्म कर देता है। इन द सेंस कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका उसका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लॉजिक समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर क्या लॉजिक हो जाता है हमारे पास कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने लगा, लेकिन जब ऑलमोस्ट आप कभी सब्जी बनाते हो, दैट मीन्स वेजिटेबल बनाते हो, तो उसमें क्या करते हो आप, सॉल्ट डालते हो। तो सॉल्ट क्या करता है आपके पास, सॉल्ट उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि सॉल्ट एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है कि वेपर प्रेशर जो है उसको तो कम कर देगा, वेपर तो जल्दी फॉर्म करने लगेगा, लेकिन जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका और बढ़ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। तो दैट इज द रीजन कि जब बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा तो वाटर और देर में बॉइल होगा, और जब देर में बॉइल होगा तो जो वेजिटेबल है वो अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी, कुक हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, कंडीशन समझ में आ रही है। तो दैट इज द रीजन हमारे पास कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हुए वेपर प्रेशर का तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका दिया गया होगा। क्लियर, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो वेपर प्रेशर आपके पास है नॉन वोलेटाइल फॉर्म नहीं करते, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका वेपर फॉर्म नहीं करते, और जब वेपर फॉर्म नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर उनमें नहीं होगा। तो जब आपके पास वो किसी ऐसे सब्सटेंस में मिला दिए जाते हैं जो आपका वेपर फॉर्म कर रहा होता है, तो कहने का मतलब ध्यान समझिएगा, जैसे आपके पास ये कंटेनर है, अब इस कंटेनर में हमारे पास वाटर है, अब इसमें सॉल्ट मिला दिया गया हमारे पास, क्लियर। तो सॉल्ट तो आपके पास इसके सारे जो स्पेसेस था उसमें जाके कंबाइन हो गया। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करता है आपके पास, कि जो स्मॉल स्पेस होता है हमारे पास वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उसमें जाके सॉल्ट के पार्टिकल्स कंबाइन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो ये सरफेस थी जहां पर लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस था, तो यहां पर भी तो आपके पास जाकर के कंबाइन हो गया, कौन, सॉल्ट। बात समझ में आ रही है कि वो यहां पर भी आके कंबाइन हो गया। तो दैट मीन्स जो हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से जो आपका वेपर फॉर्म होगा वाटर के थ्रू, तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसको बाहर निकलने में डिफिकल्टी होगी। क्यों डिफिकल्टी होगी, क्योंकि ऊपर जो सरफेस है, सरफेस पर सॉल्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो उसको क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, उसको बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं। बाहर तो जाना चाहता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, और दैट इज द रीजन कि हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, और देना पड़ेगा। और जब और टेम्परेचर दोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर के पार्टिकल्स की वो और बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है। और जब काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी तो फिर ये चाहे जितना हमारे पास उसको रोक ले, इनको साइड में करते हुए वो वेपर आपका बाहर निकल जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो वेपर तो फॉर्म होगा, बाहर भी निकलेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ाना पड़ा, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये आपका उसको ब्लॉक किए हुए थे। तो इनको हटाने के लिए हमें वाटर के पार्टिकल्स का मोशन फास्ट करना था, और मोशन सिर्फ तभी फास्ट हो सकता है, हमने पढ़ा हुआ है, जब उनका काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट इंक्रीज हो। काइनेटिक एनर्जी तभी इंक्रीज होगी जब उसको आप हीट एनर्जी प्रोवाइड हो, और हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से। और दैट इज द रीजन कि जब कभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाते हो तो वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट को और बढ़ा देता है। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब कि जो नॉर्मल आपके पास यदि 273 केल्विन 100 ऐड कर दो, 373 केल्विन पे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो अब वो 373 नहीं होगा, अब वो 373 से और इंक्रीज कर जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, यस, 373.15, ओके, कोई प्रॉब्लम। तो दैट इज द रीजन हमारे पास यहाँ पर ये समझना है हमको कि जब कभी भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आकर के सब्सटेंस में कंबाइन होगा सॉल्वेंट में, तो वो उसका
वेपर प्रेशर तो डिक्रीज कर देगा, क्योंकि वो खुद वेपर फॉर्म नहीं कर रहा है, एज वेल एज उसका वेपर भी बाहर निकलने से उसको रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। बट यदि हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वो आपका एस्केप आउट कर जाएगा। तो मतलब ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, वेपर प्रेशर डिक्रीज बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। और यही हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज द रीजन कि यहाँ से जनरेट होकर आता है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब कि यदि पहले सपोज करिए हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट टीबी था, क्लियर, तो अब जो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टीबी नॉट। तो जब हम इसका डिफरेंस निकाल दें तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा क्या, डेल्टा टीबी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि डेल्टा टीबी का मतलब हो गया कि ये जो आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, मिलाने के बाद जो उसका वेपर प्रेशर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मतलब टीबी नॉट हो गया। पहले ओरिजिनल कितना था, टीबी, सब्ट्रैक्ट करा दिया तो क्या आ गया हमारे पास, जो आपका इंक्रीज हुआ। तो हमें इसी पे वर्कआउट करना है। खैर, तो हम देख लेते हैं जरा इस पे कंडीशन क्या है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके ग्राफ देख लेते हैं हमारे पास कि कैसे हमारे पास ये आपका वर्कआउट करता है। कि जैसे सपोज करिए हमारे पास ये हमने एक ग्राफ बना दिया, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, क्लियर। यहाँ पर हमने बोल दिया इसको पीए का मतलब समझ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। तो यहाँ से समथिंग कुछ ग्राफ गया हमारे पास, समथिंग इसको यहाँ पर कट कर गया। अब ध्यान समझना, हमारे पास ये आपके पास समथिंग कुछ ऐसा है ना, इसको यदि फर्दर आप इंक्रीज कर दो तो जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पर हो जाएगा टीबी, और ये क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है। हमने लेट कर लिया कि सपोज करिए हमारे पास ये आपका P1 हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा जरा, हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन इसकी ये हो गई कि जिस पॉइंट पर हमने क्या पढ़ा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है प्रीवियस लेक्चर में, शायद आपको याद हो, क्या पढ़ा हुआ हमने आपके पास, हमने ये पढ़ा हुआ है कि द टेम्परेचर, बात समझ में आ रही है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि बोला जाए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लॉजिक समझ में आ रहा है, तो ये एक नई टर्म हमारे पास है जो आपको समझनी है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वही है कि मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, क्लियर, यहां पर लिख लीजिएगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm। 1 atm का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ रही है कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर आपका यदि 1 atm हो गया तो वो आपका हो गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यदि बोला जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है। तो वही रीजन यहां पर है कि यहां पर देखिएगा कि ये जो आपके पास ग्राफ बना हुआ है ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का है। कहने का मतलब कि ये जो आपके पास बढ़ता 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 यहां पर दिखेगा, इस पॉइंट पर यदि बोला जाए इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है तो इतना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है इतना। तो मतलब इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो गया किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बात समझ में आ रही है कि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इतना ही है। ऐसे तो पता करोगे, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो वाई एक्सिस पे, यहां पे कट करेगा तो आप देख रहे हो ये वैल्यू किसकी है, पीए की, और यही वैल्यू किसकी है, वेपर प्रेशर की। तो दोनों आपके पास इक्वल हो गए, और जब दोनों इक्वल हो गए तो मतलब वो जो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इज कॉल्ड यस बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है, कंडीशन समझ में आ रही है। तो ये तब की कंडीशन है जब आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 0। बात समझ में आ रही है कि इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका एग्जैक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब प्रॉब्लम होगी यदि सपोज करो थोड़ा सा आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंबाइन करा दिया। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने कंबाइन करा दिया तो अब आपके पास समथिंग कुछ ऐसी कंडीशन जनरेट हो गई। बात समझ में आ रही है।
मतलब अब आपके पास यहाँ पर आ गया आपके पास समथिंग कुछ ऐसी कंडीशन, आप इसको बोल दो TB1 कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास आ गया फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अब आपके पास इंक्रीज कर गया। ये आपका TB0 है मतलब इनिशियल, और ये अब आपके पास बाद वाला आ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये किसकी कंडीशन है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट की कंडीशन है। कौन सा सॉल्यूशन, फर्स्ट। ये जो कर्व जा रहा है, यदि हम इसी में एक और कर्व बना दें आपके पास समथिंग कुछ ऐसा, क्लियर, तो ये हमारे पास सेम कंडीशन है। यहां से यदि हम आपके पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये मिल जाएगा हमारे पास TB2, क्लियर। ये हमारे पास किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन 2 के लिए। तो आप देख क्या पा रहे हो इसमें, आप ये देख पा रहे होगे, ध्यान से समझना आप, कि जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया, क्लियर, अब थोड़ा सा मिलाया तो सॉल्यूशन 1 मिल गया। अब सॉल्यूशन 1 थोड़ा सा आपने मिलाया तो अब देखो वेपर प्रेशर जो आपके पास यहाँ पर मैच कर रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, अब वो थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर गया। मतलब अब आपके पास जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, लेकिन इस कंडीशन पे होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। बात समझ में आ रही है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास बढ़ गया। कितना बढ़ गया, ये देखो, ये ओरिजिनल था, इतना बढ़ गया हमारे पास डेल्टा TB1। बात समझ में आ रही है। यदि आपने कंसंट्रेशन और मिला दी और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया आपने, तो अब देखो जरा, जो यहां पर आपके पास फॉर्म हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट, अब यहां पर हो गया। कहने का मतलब कि अब हमारे पास ये इतना हो गया आपके पास। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, मतलब टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है। आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, सॉल्यूशन 1 में कम कंसंट्रेशन थी तो टेम्परेचर इतना हो गया, इसमें कंसंट्रेशन और मिला दी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। तो मतलब कहाँ ये ओरिजिनल था, कहाँ पर आपका ये इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जैसे जैसे आपके पास कंसंट्रेशन बढ़ती है, मतलब अमाउंट बढ़ता है किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, तो वैसे वैसे आपके पास उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। क्लियर। तो जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक ऑब्जर्वेशन निकाला गया, क्या कि जो आपके पास इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, बात समझ में आ रही है, एक्सपेरिमेंटली, इसका कोई आपके पास एक्सप्रेशन नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया कि जो आपके पास ये बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है हमारे पास, जो डिफरेंस आ रहा है, ये डायरेक्टली हो जाएगा किसके, एम के। एंड व्हाट इज एम, एम इज मोलैलिटी। क्लियर, हमने पढ़ा हुआ है ना मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो हमने पढ़ा हुआ है आपके पास। स्मॉल एम क्या पढ़ा हुआ हमने आपके पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना हो जाता है आपके पास, W1, और ये किस में होना चाहिए आपके पास, केजी में। तो ये हमारे पास होगी कुछ ऐसी कंडीशन। अब यदि इसी में प्रोपोर्शनल को आप रिमूव कर दो तो प्रोपोर्शनल आपका रिप्लेस हो जाता है किससे, केबी से, जहां पर हम केबी के कई नाम बोल सकते हैं। एक तो हो गया हमारे पास मोलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, मोलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, क्लियर। दूसरा इसका नाम है आपके पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, और तीसरा है हमारे पास इबुलियोस्कोपिक, क्लियर। तो ये किसी भी नाम से हमारे पास आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीन नाम हमारे पास हो गए, मोलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर, बात समझ में आ रही। अब बोलो कि ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो ये सारे लिक्विड्स का, सारे सॉल्वेंट्स का अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये डिपेंड करता है आपका कि सॉल्वेंट आपका कौन सा है, कैसा लिक्विड आपके पास। बात समझ में आ रही है। तो ये एम क्या है, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपका सॉल्यूट उसमें मिलाया गया है। तो मतलब जितना इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। और यहां से हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है क्या, कि डिफाइन केबी। बात समझ में आ रही है, कि पूछ देगा आपके पास कि केबी को डिफाइन करो, केबी क्या हो जाएगा। तो सीधा सा लॉजिक है, यदि हम m की वैल्यू 1 ले लें, है ना, तो यहां से आपके पास डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, केबी। बात समझ में आ रही है। तो m की वैल्यू 1 का मतलब क्या है,
1 का मतलब हो गया 1 मोल पर केजी। मतलब यहां से क्या हो गया, व्हेन, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए हम कह रहे हैं आपको बोर्ड पर्पज से, व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in 1 kg of solvent, then elevation in boiling point is equal to kb। बात समझ में आ रही है, क्लियर? कि मतलब आपके पास जब 1 मोल आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने मिला दिया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टीबी जो बढ़ा है आपके पास, वो आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, केबी के। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम इसकी, आपने बहुत सारा पढ़ा होगा क्लास 10th में, जहाँ पर हमको 1 जूल 1 वॉट ये सारा पढ़ाया जाता है आपके पास, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई जाती है। क्लियर? तो ओवरऑल ये आपको समझ में आ गया कि जो डेल्टा टीबी है वो क्या हो गया, TB नॉट माइनस TB1 या फिर कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना? कि डैट मीन्स जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है ये आपका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है और ये हमारे पास ओरिजिनल हमेशा ज़्यादा होगा, सॉरी जो आपका बाद में आएगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, ओरिजिनल वाला आपका कम होगा, तो TB1 माइनस TB0 विल प्रोवाइड यू डेल्टा TB। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमारे पास? तो दैट इज द रीजन कि दिस वन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब यहाँ से हम आपका फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कि दैट मीन्स कितना मोलर मास हम आपका कंबाइन करा दें जिससे कि आपका वो चेंज आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल से है, कॉन्सेप्ट्स आपको तभी अच्छे से समझ में आ सकते हैं जब आपने पूरा सीक्वेंस से वीडियोस देखे हो। तो यदि आपने प्लेलिस्ट नहीं सही से देखी हुई है तो सिंपल सा लॉजिक है, सीक्वेंस से सारे वीडियो लगे हुए हैं, आप उनको क्लियरली जाके देख सकते हैं। ओके, देखिएगा जरा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ M2 हम ये लेट कर रहे हैं आपके पास ऑलरेडी कि 1 आपका क्या है, सॉल्वेंट है, जो बड़ा है वो पहले नंबर पे, जो छोटा है वो आपका सेकंड नंबर पे। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा, डेल्टा TB इक्वल टू KBM, जहां पर आपके पास इसको क्या लिख सकते हो, मोलैलिटी, अभी हमने लिखा था क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो इसको W1 लिखा रहने दो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि केजी में है। अब ये N2 को क्या लिख सकते हो, N2 क्या मोल्स है, क्लियर? तो मतलब आपको सेकंड के मोल्स निकालने, तो उसका मास अपॉन उसका मोलर मास, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो मतलब ये कंडीशन आ गई, ये तो आपके पास कि इसको N2 को क्या लिख सकते हो आप, मास अपॉन मोलर मास, है ना? तो वही वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर N2 की। अब M2 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, KB W2 अपॉन W1 और ये आ जाएगा डेल्टा TB। तो यहां से आ जाएगी आपके पास, क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब यहां से कई लोग ऑलमोस्ट KB की यूनिट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप देख लो यहां से क्या है कि डेल्टा TB मतलब टेम्परेचर है, तो केल्विन हो गया, और ये आपके पास क्या जाएगा, अपॉन में जाएगा, आपके पास मोलैलिटी अपॉन में जाएगी, मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर केजी, है ना? तो केल्विन और मोल पर केजी होता है, तो केजी ऊपर जाएगा, केजी मोल -1, ये आपके पास हो जाती है क्या, यूनिट ऑफ केबी। बात समझ में आ गई ना कि एम आपका नीचे आएगा, मोल पर केजी होता है, तो अपॉन वाला केजी ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो यहाँ से आपके पास कैलकुलेट होकर के आ गया क्या, M2 की वैल्यू, दैट इज दिस वन। M2 याद रखने का फॉर्मूला क्या हो गया, M2 इक्वल टू W2 अपॉन W1 एज वेल एज यस KB अपॉन डेल्टा TB। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ऑलमोस्ट फाइंड आउट करना होता है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया होता है, ये भी दिया गया होता है, कभी ये फाइंड आउट करना होगा, कभी ये फाइंड आउट करना होगा, यदि ये दोनों दिए गए तो ये पूछ लिया जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपके पास, स्टार मार्क लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन में आपके पास बोल दिया जाएगा कि इतना सॉल्यूट मिला दिया गया, क्लियर? अब इतना सॉल्यूट मिला दिया गया हमारे पास इतने सॉल्वेंट में, अब बताइए उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा। तो यदि सॉल्वेंट वाटर है, मोस्टली आपका सॉल्वेंट वाटर ही होगा,
सिलेबस में मोस्टली आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया गया तो ये तो फैक्ट है कि अब आपका वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 373.15 नहीं होगा, अब उससे बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी न्यू बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए आपके पास तो बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या कर दोगे, वाटर के केस में 373.15 प्लस डेल्टा टीबी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि मतलब जो भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा हमारे पास डेल्टा टीबी वो हमेशा 373.15 में ऐड हो जाएगा और तब हमको मिल जाएगा नया बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये तो यहाँ से आपका फिनिश हो गया। एक एक्सप्रेशन आपका एनसीईआरटी में लिखी हुई है, देखिएगा उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि ओके लिखा हुआ है KB इक्वल टू R TB स्क्वायर M ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 और डेल्टा H वेपराइजेशन। क्लियर, ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखी हुई है। हालांकि इसका यूज कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में होता है हमारे पास, मोस्टली आपका 12th के सिलेबस में CBSE में बोर्ड में तो यूज़ नहीं होगा इसका। तो इसमें भी क्या लॉजिक है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लास 11th की फिजिक्स से लगा हुआ है, थर्मल प्रॉपर्टीज से। क्लियर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है कि डेल्टा H वेपराइजेशन, ये जो डेल्टा H वेपराइजेशन होता है हमारे पास ये इक्वल होता है किसके, ml के, है ना। शायद आपने पढ़ा हो एक फॉर्मूला Q इक्वल टू ml, लेटेंट हीट का। L क्या है यहाँ पर, लेटेंट हीट। Q क्या है, जो आपकी हीट वहाँ पर एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है। M क्या है, जो मास ऑफ सब्सटेंस है कि कितने मास ऑफ सब्सटेंस में कितनी हीट एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो रही है। बात समझ में आ रही। तो ये R क्या हो गया हमारे पास, गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू आपको पता होगी कि 8.314 ये हो जाती है हमारे पास किसमें, जूल वाली फॉर्म में। उसके बाद आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो 82.1 ये किस में हो जाती है हमारे पास, ml की फॉर्म में, है ना। ऐसे सीधे आपके पास देख ली जाए तो नेक्स्ट आपका ये हो जाती है किसमें, लीटर की फॉर्म में, है ना। तो आगे तो यूनिट हमें पता ही ना कि लीटर ATM मोल -1 K-1, है ना। तो वो तो आगे हम ऑलमोस्ट उसको पता ही है हमने। नेक्स्ट देख लीजिएगा हमारे पास, तो R हो गया आपके पास गैस कांस्टेंट। यदि आपके पास वॉल्यूम, यदि एनर्जी की फॉर्म में निकालना है तो ये आपके पास जूल में ये यूनिट होती है वैल्यू। यदि आपके पास ml में वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम ही मैटर करता है आपके पास। क्लियर, तो यदि आपके पास ये दिया गया है तो हम 82.1 ले सकते हैं। यदि आपके पास लीटर में वॉल्यूम दिया गया है, लीटर में दिया गया है या डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है तो हम आपके पास ये ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है हमारे पास। एक होता है आपके पास यदि प्रेशर सपोज करिए टॉर में दिया गया है तो हम आपके पास ये कंडीशन ले सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो मोस्टली हमें इस पे वर्कआउट करना था। तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। टीबी आपको पता है जो बॉइलिंग टेम्परेचर है। डेल्टा H वेपराइजेशन हमने बताया कि ये इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, कहने का मतलब कि जो हीट आपकी एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो दैट इज द रीजन कि ये एक छोटा सा टर्म था जो हमने आपको बता दिया। तो कोई भी टर्म से दी गई है तो हम वैल्यू उसकी रख करके अननोन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट इसका फिनिश हो गया। अब हम इसके वर्क करते हैं किस पे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन पे जो हाईलाइटेड चीज़ है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ डाइथाइल ईथर। तो मतलब ये तो समझ में आ गया आपके पास कि W2 कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है, और W1 कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? हमने बताया कि 2 आपका क्या है, सॉल्यूट, और 1 क्या है आपके पास, सॉल्वेंट। बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर, मतलब आपके पास जो टेम्परेचर दिया गया है हमारे पास वो आपका 36.86 दिया गया है। इस टेम्परेचर पे बॉइल होता है, जबकि उसका प्योर टेम्परेचर इतना है। क्लियर, तो मतलब यहाँ से डेल्टा टी भी निकाल सकते हो आप। डेल्टा टी भी क्या है, 36.86 माइनस 35.60। तो अब यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास 0.26। क्लियर, अब यहाँ पर आप इसको केल्विन भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यदि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो केल्विन में कन्वर्ट करते तो 273.15 इसमें ऐड करते हैं, इसमें भी ऐड करते हैं, तो डिफरेंस निकालते तो केल्विन में भी तो उतना ही आता है। बात समझ में आ रही है? तो या तो डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस निकाल लो और या तो केल्विन में निकाल लो, लेकिन याद रखना फाइनल जो आंसर है वो आपका किस में आता है, केल्विन में ही आता है। क्लियर, तो या तो आप ये लिख दो और या फिर लिख दो 0.26 केल्विन, डिफरेंस दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे क्या बोला गया, मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है और केबी आपका दिया गया है। मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है,
मोलर मास सॉल्यूट का, मतलब M2 फाइंड आउट करना है। तो M2 का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या, M2 इक्वल टू W2 अपॉन W1, और यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ हमने आपका KB अपॉन डेल्टा TB। लॉजिक क्लियर है। तो W2 की वैल्यू देख लीजिए, हमारे पास 10 दिए गए। W1, अब याद रखिएगा कि W1 हमेशा किस में होना चाहिए आपके पास, W1 हमेशा होना चाहिए आपके पास kg में। तो यहाँ पर ये आपके पास किस में दिया गया है, ग्राम में, तो आप सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लें, किलोग्राम में। यही चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है कि W1 आपका kg में होगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मोलैलिटी, यही तो पढ़ा मोलैलिटी में कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। याद रखिएगा हमारे पास जैसे आपने पढ़ा था क्या, डेल्टा TB इक्वल टू KB, और यहाँ क्या पढ़ा था आपने, W2 अपॉन में क्या था हमारे पास W1, यहाँ क्या था M2। तो यदि जो आपके पास ये W1 है, यदि सपोज करिए ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा दोगे, तो डेल्टा TB का एक और फॉर्मूला आ जाता है क्या, 1000 KB W2 अपॉन W1 M2। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आ जाता है जब हमारे पास ये किसमें होता है, ग्राम में। यदि आपका ये सपोज करिए, सॉरी किलोग्राम में, यदि हमारे पास सपोज करिए ग्राम में है तो आप इसको ये रखेंगे, और यदि किलोग्राम में है तो डायरेक्टली आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। तो ये किस में आ गया आपके पास, जब W1 किस में है, ग्राम में। जब ग्राम में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई होगा, यदि किलोग्राम में तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये आपके पास किस में था, ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का। फिर W2 कितना लिखा हुआ है, 10। W1 देखिए जरा हमारे पास 100। देखिए यदि 1000 नहीं करते तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता आपका तुरंत। KB आपका कितना दिया गया है, 2.02। क्लियर। और डेल्टा TB अब ये भी निकाला हमने आपके पास 0.26। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, 0.26 नहीं है आपका 1.26 है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि यहाँ से आपका दिएगा 26, ठीक है, ये आ गया आपके पास 1.26। ओके, यहाँ से आपने पॉइंट रिमूव कर दिए, 2 0 कैंसिल आउट कर दिया आपने। अब देखिए जरा इसको कट आउट करते हैं यदि आपके पास, तो 101, और ये कितना बचा हमारे पास 63। तो अभी देख लीजिएगा 101 अपॉन 63, और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। अब 63 से डिवाइड करा दीजिए 101 पे। क्लियर। तो 63 8, यहाँ पे क्या बचा 30, फिर आपने 0 लगा दिया यहाँ पर पॉइंट लगा के, तो कितना टाइम्स गया हमारे पास, आई थिंक 6 टाइम्स। ओके 378। ओके 1.6, तो 1.6 इंटू 100 कितना आ गया आपके पास, 160 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ओवरऑल आपको समझना क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थी कि W1 जो होगा वो हमेशा किस में लिया जाएगा, kg में। यहाँ दिया गया था ग्राम में, तो आपने कन्वर्ट कर दिया उसमें। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इसलिए यूज किया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं आपके पास। सेकेंड नंबर भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला पता है आपको, नहीं पता, देख लीजिए यहाँ पर। ये होता है CH2OH, है ना, CHOH और CH2OH। ये होता है आपके पास ग्लिसरॉल। यदि ग्लाइकोल बोला जाए तो ग्लाइकोल होता है CH2OH, CH2OH। ठीक है, तो यदि काउंट कर लो तो 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो ये होता है C3H8O3 ग्लिसरॉल इन वाटर। याद रखिएगा वाटर, तो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर, सोल्यूट क्या है, ग्लिसरॉल, डिजॉल्विंग द 50 ml ऑफ ग्लिसरॉल। क्लियर। ये हमारे पास क्या दिया गया, 50 ml ऑफ ग्लिसरॉल इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, कि मतलब 500 ग्राम ऑफ वाटर। दिस सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस वाइल प्योर बॉइल्स एट दिस, और उसके बाद आपके पास KB दिया गया है, और निकालना क्या है, मास निकालना है। मतलब हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है W2 हमको फाइंड आउट करना है। तो आप देख लो जरा हमारे पास कंडीशन क्या क्या हो गई। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि गिवन क्या क्या है। गिवन आपके पास क्या क्या है कि डिजॉल्व किया जाता है आपके पास 50 ml डिजॉल्व किया जाता है इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो मतलब यहाँ से आपके पास W1 दिया गया है, कितना है आपके पास 500 ग्राम। हमने क्या बोला कि इसको आपको किस में लेना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम का मतलब आपके पास ये कितना हो गया 0.5 kg। पहला क्वेश्चन यहीं से आपके पास देखना है ध्यान से। दिस सॉल्यूशन है जब बॉइलिंग पॉइंट दिस, और उसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट इतना, तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा 100.42 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, तो 0.42 डिग्री सेल्सियस या फिर
0.42 केल्विन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखिएगा, हम क्या फिर से बता दें, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर दो 273.15 ऐड करके, इसमें भी ऐड कर दो उतना ही, फिर सब्ट्रैक्ट कराओगे तो भी इतना ही आएगा, मतलब वही केल्विन में, वही आपका डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद आपका के बी उसका दिया गया है 0.512 के जी मोल इनवर्स। अच्छा, केल्विन में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका यूनिट केल्विन में दी गई है। तो W2 निकालना है आपके पास। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने आपके पास? डेल्टा टी बी का, जो अभी हमने पढ़ा आपका डेल्टा टी बी में हमने पढ़ा के बी इंटू W2 अपॉन M2 और W1। क्लियर। तो मोलर मास हमारे पास ग्लिसरॉल का देख लीजिए क्या हो जाएगा, M2 फॉर्मूले से 12 इंटू 3 36 8 और 3 इंटू 16 48, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 92 ग्राम पर मोल। क्लियर। तो वैल्यू देख लीजिए जरा यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी बी कितना दिया गया आपके पास, कहाँ गया, या फिर यहीं से आप पहले W2 का फॉर्मूला लिख लो पूरा। तो W2 क्या हो जाएगा, W2 निकालना तो ये पूरा मल्टीप्लाई डेल्टा टी बी इंटू M2 इंटू W1 अपॉन के बी इंटू W2। क्लियर। अब डेल्टा टी बी की वैल्यू देख लो क्या दी गई है 0.42 है ना। M2 मोलर मास कितना आ गया 92, W1 कितना दिया गया हमारे पास 0.5 kg में होना चाहिए, क्योंकि Kb क्या दिया गया आपके पास 0.512, और उसके बाद W2 सॉरी डेल्टा टी बी आएगा ना यहाँ पर, W2 तो निकालने था, W1 है यहाँ पर। तो देखिएगा डेल्टा टी बी M2 W1 ओके अपॉन Kb, और W2 तो आपका इधर आ ही गया, तो वो तो रहेगा नहीं। खैर, तो यहाँ से आपके पास 3 पॉइंट्स पे डेसिमल था, रिमूव कर दिया हमने। अब उसके बाद देखिएगा 4 से इसको डिवाइड कर दें, तो 4 से ये हो गया 23, और 4 से कितना आ जाएगा 1, आफ्टर दैट 128। क्लियर। अब यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से हो गया 21, 2 से कितना हो गया हमारे पास 64। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अप्रॉक्सीमेट 5 से इसको कर दें तो 13, अप्रॉक्सीमेट, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। आप देख लो आप 23 इंटू 21 3 483 अपॉन 13 डिवाइड करा दो 39 9 सॉरी इतना हमारे पास कुछ आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया यहाँ से 37.1 ग्राम ऑफ। तो अब इसका कोई मतलब नहीं था हमारे पास 50 ml का। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन करने का लॉजिक ये है कि जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको फाइंड आउट करो, कैसे भी करके, कोई एक टर्म छूट रही है कि नहीं छूट रही, बाद में आप ये देखो कि निकालना क्या है। तो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा उसी से वही हो रहा होगा, और जो क्वांटिटी उसमें गिवन है उसी की हेल्प से हो रहा होगा, तो दैट इज रीजन तुरंत हो जाने वाला है। क्लियर, बात समझ में आ रही? तो सिर्फ आपको याद रखना था यहाँ पर ग्लिसरॉल एज वेल एज फोकस ऑन W1 दैट शुड बी इन kg। तीसरा क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका यूज हो रहा है सेकेंड लेक्चर से, दैट इज कंसेंट्रेशन से। देख लेते हैं क्या। 1 मोलर का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्लियर, बात समझ में आ रही है? अब देखो अब BP निकालना है, तो मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो मतलब जो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है उसमें प्लस कर दो आप किसका, डेल्टा टीबी का। क्लियर, हमने ये तो पढ़ाया हुआ था अभी आपका, क्या जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl मिलाते हो तो वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? डेल्टा टीबी बढ़ जाता है। ओरिजिनल कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जितना बढ़ गया उसमें ऐड कर दो, तो मतलब क्या निकल के आ जाएगा टीबी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब हमको डेल्टा टीबी निकालना है, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा KB M। M क्या है? मोलैलिटी। KB क्या है? KB क्वेश्चन में आपके पास ऊपर वाले में दिया गया, हालांकि वो आपका हर क्वेश्चन में दिया गया होता है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था इसलिए हमने उसको नहीं लिखा हुआ है आपके पास। क्लियर, तो ये आपके पास दिया गया है KB। अब मोलैलिटी आप निकाल लो। तो मोलैलिटी कैसे निकलती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल कितना दिया गया है 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो यहां पर आपके पास हर एक चीज का मतलब होता है। डेंसिटी दी गई है, तो यदि देखिए जरा डेंसिटी कितनी दी गई है 1.03 ग्राम पर ml, और जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर है ना आपके पास। तो दैट मीन्स हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा ना, क्योंकि डेंसिटी किसकी दी गई, सॉल्यूशन की, और पूरा आपके पास सॉल्यूशन दिया गया 1 लीटर।
तो दैट इज द रीजन कि यहाँ से हम क्या कर देंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 1.03, तो कितना आ जाएगा 1030 ग्राम। ये तो आ गया सॉल्यूशन का मास। अब उसमें देखिए जरा NaCl कितना है, 1 मोल, 1 मोल का मतलब कितना हो गया 23 प्लस 58.5, मतलब ये हो गया सोडियम का, ये हो गया क्लोरीन का, तो कितना हो गया 35.5, ये हो गया क्लोरीन का, तो टोटल कितना हो गया 58.5 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मतलब हो गया इतना NaCl आपका प्रेजेंट है कितने में, इतने में। अपॉन में क्या चाहिए होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन इतना है और सोल्यूट दैट इज NaCl इतना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या निकालते हैं हम, आपके पास जो सॉल्यूशन का मास है 1030 माइनस जो सोल्यूट का मास है कितना 58.5, तो जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 0.5, फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, ओके 0.5 आ गया, फिर यहाँ से 9 में 8 1, फिर यहाँ से आपके पास 12 5 7 971.5, इतना आ गया हमारे पास ग्राम। कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर देख लो आप क्या हो जाएगा 971.5। अब ये किस में है, ग्राम में, अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या करा दो 1000 का मल्टीप्लाई करा दो आप, क्लियर। इसको आप यदि डिवाइड करा दो 9175 को 10,000 में, तो देख लो जरा कितना आ रहा है 9175, यहाँ से आ गया 5 972 918 0, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, 0 आ गया, फिर से नहीं गया, फिर से 0 आ गया, आई थिंक 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 8 टाइम्स, ओके 1.08 मोल पर केजी, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो डेल्टा टीबी आने वाला है, क्या हो जाएगा हमारे पास 0.51 इंटू 1.08, बोलो सर जगह छोड़ दिया आपने, मतलब है उसका। खैर अब ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर में, क्या कि जब सॉल्यूट ऐसा हो जो आयंस में स्प्लिट हो रहा हो, आयनाइज हो रहा हो, तो उसमें ये भी काउंट किया जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने आयनाइज हुए, तब वहां से जाकर के ये मॉडिफाई होकर के जो डेल्टा टीबी है फॉर्मूला हो जाता है क्या IKBM, जहां पर I क्या है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, I की वैल्यू डिसाइड करी जाती है नंबर ऑफ आयंस आयनाइज्ड पे। तो यदि हम NaCl को आयनाइज करो है ना, तो NaCl आयनाइज करके क्या दे देगा Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, तो मतलब आपके पास आयंस कितने हो गए 2 हो गए, तो मतलब आपके पास I की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 2। लॉजिक समझ में आ रहा है, एक आपको वीडियो आएगा इस बॉन्ड ऑफ फैक्टर पे, वहाँ पर और क्लियरली आपको समझ में आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन यूज हो रहा था इसलिए आपको बता दिया गया। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू KB की वैल्यू क्या है 0.51, ये क्या है 1.08, मल्टीप्लाई कराइए, तो यहाँ से आपके पास ऑलमोस्ट जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 1.02 हो जाएगा 1.08, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारे पास 1.02 इंटू 1.08 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, फिर से देख लीजिए, ओके 1.10, क्लियर। तो क्या आ गया हमारे पास 1.10 केल्विन, ये आ गया डेल्टा टीबी। बात समझ में आ रही है। तो जब एक बार आपके पास डेल्टा टीबी आ गया तो हमको क्या निकालना था बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या कर दो 373.15 केल्विन प्योर होता है, चेंज आया है 1.10 का, ऐड कर दिया तो 374.25 केल्विन, सो दैट इज द आंसर। ओके, सो आई होप ये आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छे समझ में आई होगी, इलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, ग्राफ्स पढ़े, एक्सप्रेशन पढ़ी, एज वेल एज क्वेश्चंस भी किए, क्लियर। सो नेक्स्ट टर्न पे हमारे पास टॉपिक रहेगा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, की जैसे बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। सो आई होप you just got that chapter topic in a very good manner, as well as just in the end be motivated and stay focused.